मॉर्निंग बच्चों। तो आज से हम लोग अपनी पढ़ाई को शुरू करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो याद होगा तुम्हें कि जब हम लोग लास्ट टाइम फेस टू फेस ऑफलाइन क्लास में मिले थे, जब हम लोग फेस टू फेस क्लास होली के पहले कंडक्ट कर रहे थे, तो उस समय हम लोग सेंटर ऑफ मास और कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के बारे में पढ़ रहे थे और वो खत्म भी हो गया था। एक्सप्लोजन तक हम लोग पढ़ लिए थे। अब तुम्हें करना क्या है? तो जैसे देखो, अभी तुम्हें 12th को लेके टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि अगर 12th हम लोग ऑनलाइन कर लेंगे, जबकि 12th तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो 12th को हम लोग कोशिश करेंगे कि जब क्लासेस ऑन हो जाए फिर ऑफलाइन मतलब फेस टू फेस, तब हम लोग 12th के सिलेबस को वहां से आगे बढ़ाएंगे। लेकिन पहले जो हम लोग का 11th का बचा हुआ हिस्सा है, हम लोग चाहते हैं कि पहले उसको खत्म कर लें, क्योंकि अभी क्या है कि कब लॉकडाउन खत्म होगा और कब फेस टू फेस हम लोग मिल जाएंगे, इसका कुछ पता नहीं है। लेकिन ऐसा है कि ये खत्म जरूर होगा। तो पहले हम चाहते हैं कि उन चैप्टर्स को करें जो ज्यादा इंपॉर्टेंट, ऐसा तो बोलना ठीक नहीं रहेगा कि ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन वो 12th का नहीं बल्कि 11th का हो। लेकिन अगर ये लॉकडाउन लंबा खींचेगा, मान लो कि क्लास बंद रहेगी इसी तरीके से, तो इन दैट केस हम लोग फिर तो कोई उपाय नहीं होगा, तो फिर तो हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे, फिर 12th का भी टॉपिक स्टार्ट कर देंगे। लेकिन फिलहाल अभी क्या लगता है मेरे को कि अभी जो टाइम है उसमें हम लोग पहले कुछ 11th के टॉपिक को पढ़ते हैं और फिर देखते हैं कि क्या होता है, सरकार गवर्नमेंट क्या डिसीजन लेती है। अगर गवर्नमेंट ने क्लासेस को ओपन करने का डिसीजन जल्दी से जल्दी आ जाता है तो फिर तो हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेट होगा तो हम लोग लेट नहीं करेंगे, हम लोग इस तरीके से वीडियो के माध्यम से ही फिर पढ़ते लगातार चले जाएंगे। लेकिन इतना मान के चलो कि हार्डली ये बहुत लंबा चलने वाला नहीं है। ये लॉकडाउन तो हटेगा ही हटेगा, क्लास रीओपन होंगे ही होंगे। और कल जैसा कि न्यूज में ये भी आ रहा था कि सरकार जो है एकेडमिक सेशन को मेंटेन करने के लिए आगे एग्जाम भी शिफ्ट होंगे, सिलेबस में भी हो सकता है कुछ बदलाव आ सकता है। हालांकि इसकी कोई पूर्ण जानकारी नहीं है, कोई मतलब कि कल ऑफिशियल जानकारी नहीं है, अभी ऐसा लोग बोल रहे हैं। तो खैर अब क्या होगा नहीं होगा इसमें ज्यादा हम अपना दिमाग लगाने के बजाय जो होगा वो तो देखा ही जाएगा, सबके लिए होगा, तो उस समय देखेंगे। लेकिन फिलहाल हम लोग जहां पढ़ रहे थे वहीं से आगे बढ़ते हैं और हम लोग 1 बाय 1 करके आगे खत्म करते चले जाएंगे। दूसरी बात कि अब आपको जब रिवीजन करना जरूरी है, जैसे मान लो कि हम लोग कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पढ़ रहे थे, तो इस वीडियो को देखने से पहले आपको कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, वर्क पावर, एनर्जी, सेंटर ऑफ मास, बाकी और जितने चैप्टर्स हुए हैं उन सबको रिवाइज आप कर लेना। तो हम क्या करेंगे, अब उसी चैप्टर का जो लास्ट का हिस्सा बचा हुआ था जिसका नाम था कॉलिजन, वो अभी आपको हम कॉलिजन पढ़ाएंगे। लेकिन कॉलिजन पढ़ने से पहले हम लोग को पढ़ना पड़ेगा थोड़ा सा, जो तुम ऑलरेडी पढ़ चुके हो उसको मैं थोड़ा रिवाइज करवा दूंगा, क्योंकि कॉलिजन में उसका बहुत ज्यादा जरूरत है। एंड वो है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पहले मैं थोड़ा रिवाइज करवा देता हूं, उसके बाद हम लोग कॉलिजन स्टार्ट करेंगे। और जो वीडियो को यूज करने का तरीका है वो ठीक उसी तरीके से है कि आप जिस तरीके से क्लास में आते थे वैसे ही आप वीडियो को देखिए, पेन पेपर लेके आइए और चीजों को राइट डाउन कीजिए। जैसे मैं बोर्ड पे पूरा लिख दूंगा तो तुम वीडियो पॉज करके उसको अपना नोट बना लोगे, फिर आगे बढ़ोगे। मान लो मैंने न्यूमेरिकल दिया तो न्यूमेरिकल को तुम सॉल्व करोगे वीडियो पॉज करके, फिर उसको ऑन करके उसका सॉल्यूशन देखोगे। पूरी तरीके से क्लास की तरह ही इसको देखना है। और चूंकि ये हम लोग का पहला वीडियो है तो इसमें जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ कमी रह जाएगी, क्योंकि एडिटिंग भी करना है, बहुत कुछ करना है, वो भी इन सब लॉकडाउन के बावजूद। तो ये टफ जॉब है, मेरे लिए भी आसान काम नहीं है, लेकिन मैं करूंगा। और जैसे जैसे 1 बाय 1 वीडियो आगे बढ़ता जाएगा तो परफेक्शन आता है, मेरे अंदर भी परफेक्शन आएगा, चीजों को मैं और दूर करता चला जाऊंगा। ठीक है, ओके। तो हम लोग अब पढ़ाई शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जैसा कि मैं बोल रहा था कि तुम्हें कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का जो प्रिंसिपल बताया था, मैं उसको एक बार रिवाइज करवाना चाहता हूं तुमको। तो वो देखो कैसे क्या करना नहीं करना। तो हम लोग जैसे कि यहां पे लिख रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ
लीनियर मोमेंटम। तो हम लोग अब पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। हालांकि हम लोग पढ़ चुके हैं, ये हम लोग रिवाइज करेंगे कि कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या है। तो याद करो बच्चों, जैसा कि हमने तुमको बताया था कि कोई एक बॉडी अगर मूव करता है और मान लो उसका मास m है और वो v वेलोसिटी से मूव करता है, तो उसके लिए मोमेंटम हमने डिफाइन किया था p इक्वल्स टू m। और अगर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स हो, कहने का मतलब है एक से ज्यादा पार्टिकल्स हो, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, तो उसके केस में पूरे सिस्टम का जो मोमेंटम था वो था पूरे सिस्टम का मास इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो याद करो, ये दोनों चीज हमने तुम्हें पढ़ा रखा है कि अगर सिस्टम में एक बॉडी हो जिसका मास m है, वेलोसिटी v है, तो उसका मोमेंटम हो गया p इक्वल टू mv। और अगर सिस्टम में ढेर सारे पार्टिकल्स हो, जैसा कि तुम देख रहे हो कि ढेर सारे पार्टिकल्स हैं, तो इसका जो मोमेंटम होगा वो होगा टोटल मास ऑफ द सिस्टम मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। ये मोमेंटम का डेफिनेशन था। लेकिन हमें मतलब है यहां पे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो इसको हमने तुमको प्रूव किया था कि अगर इफ एक्सटर्नल फोर्स acting on any body oblique system is zero, then the linear momentum of that system remains conserved। Means initial momentum is equal to final momentum। तो कहने का मतलब है मोमेंटम कंजर्व रहेगा। कहने का मतलब ये हुआ कि दो इंस्टेंट पे अगर उसके मोमेंटम को देखेंगे तो मोमेंटम का वैल्यू सेम रहेगा अगर उस बॉडी पे लगने वाला जो नेट एक्सटर्नल फोर्स है वो जीरो हो। तो उस बॉडी का मोमेंटम जो है वो फाइनल और इनिशियल जो आपका होगा वो आपका कांस्टेंट होगा, जैसा कि आप देख रहे हो। ये बात हमने पहले पढ़ रखा है। मतलब दिमाग में एक बात हम लोग ध्यान रखेंगे कि अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो तो सिस्टम का मोमेंटम रहेगा कंजर्व। सही बात है। और अगर मोमेंटम बदलना है, अगर किसी बॉडी का मोमेंटम बदलना है तो उस बॉडी के ऊपर नेट एक्सटर्नल फोर्स लगना चाहिए। किसी बॉडी के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगेगा तभी जाके उसका मोमेंटम चेंज होगा, अदरवाइज चेंज नहीं होगा। कितना चेंज होगा? तो इसके लिए हमने आपको बताया था न्यूटन सेकेंड लॉ। क्या बताया था आपको? तो देखिए क्या बताया था। From Newton's second law, external force is equal to total change in momentum by total time। मतलब कि मोमेंटम में जो बदलाव होता है वो बॉडी के टोटल चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन के बराबर होता है। मतलब कि एक्सटर्नल फोर्स लगेगा तभी मोमेंटम में चेंज आएगा। अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो होगा मोमेंटम में चेंज नहीं होगा। ये बात हम लोग न्यूटन सेकेंड लॉ से जानते हैं। यानी कि अब अगर हमको कभी भी मोमेंटम के कंजर्वेशन को लेके कोई पूछेगा तो हम इन सभी बातों का ध्यान रखेंगे। ये ऑलरेडी आपके कॉपी में लिखा हुआ है, ये नया नहीं है, ये ऑलरेडी लिखा हुआ है। अब इसको हम लोग यूज करेंगे अपने इस नेक्स्ट टॉपिक पे जिसका नाम है कॉलिजन।
तो आप सिंसियरली देखिए हर वीडियो को, एकदम ये क्लास के जैसे ही पढ़ाइए। आपको अगर ध्यान से आप पढ़ेंगे तो आपको ये क्लास वाली ही फीलिंग आएगी। बस ये है क्लास में मैं डायरेक्ट आपके सामने होता था और यहाँ आपको इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपके सामने, अदरवाइज आपको कोई फर्क नहीं आएगा। बस शर्त यह है कि आप डिसिप्लिन्ड होके जिस तरीके से क्लास में बैठते थे वैसे ही घर पे इस वीडियो के सामने बैठिए, अदरवाइज फायदा नहीं है। अगर आप सोचोगे कि बस मन बहलाने के लिए सब लोग ऑनलाइन कर रहे हैं तो ऑनलाइन, मैं बता रहा हूं मैं कोई भी काम बहुत सिंसियरली करता हूं। ऑनलाइन का मतलब मैं कोई खाना पूर्ति नहीं कर रहा, मैं पूरे परफेक्शन के साथ आपके सामने आऊंगा, चाहे वो चैप्टर को पढ़ाने को लेके हो या इसको थ्योरी बताने को लेके हो या न्यूमेरिकल, तो परफेक्शन के साथ। ये खाना पूर्ति नहीं है कि जस्ट चलो बच्चों को कुछ कर देते हैं, ऐसा नहीं है। ये डैम सीरियस पढ़ाई है जो आपके सामने आएगी, तो आपको भी उतना ही सीरियसली इसको लेना है। ठीक है बच्चों, तो अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं कॉलिजन। ओके, तो बच्चों हम लोग अब स्टार्ट करने जा रहे हैं नया टॉपिक जिसका नाम है कॉलिजन। अब ये शब्द जो कॉलिजन है, इसको सुनने के बाद हमें दिमाग में क्या आता है? तो हमें एक चीज समझ में आती है, टक्कर। कॉलिजन मतलब टक्कर। अब कोई बस किसी कार से टकरा जाए, साइकिल आपकी दूसरी साइकिल से टकरा जाए, तो आपको लगता है कि कॉलिजन हो गया। या कोई कॉमेट किसी प्लैनेट से टकरा जाए, स्टार और स्टार का भी टक्कर होता है, एक स्टार दूसरे स्टार से टकरा जाए, जिसको कॉस्मिक कॉलिजन्स बोलते हैं। तो कॉलिजन वर्ड का मतलब होता है टक्कर। तो इसका मतलब यह है कि तुम अगर डे टू डे लाइफ की बात करोगे तो कॉलिजन को समझना बहुत मुश्किल नहीं है। तुम्हारे सामने हर जगह इस प्रकार के एग्जाम्पल भरे पड़े हैं जहां एक बॉडी दूसरे बॉडी से टकराती है। इसमें यह हो सकता है कि दोनों बॉडी एक ही डायरेक्शन में जा रही हो, पीछे वाली बॉडी ज्यादा तेज चल रही हो, अगली स्लो चल रही हो। यह भी हो सकता है कि दोनों बॉडी अपोजिट डायरेक्शन में टकरा जाए। यह भी हो सकता है कि एक बॉडी रुकी हुई और दूसरी बॉडी आके टक्कर मार दे। तो कॉलिजन कई प्रकार का और कई सारे एग्जाम्पल तुम्हारे दिमाग में आते होंगे, लेकिन एक बात ध्यान रखेंगे कि हम कॉलिजन के बेसिक डेफिनेशन पे जाएंगे कि बेसिकली कॉलिजन क्या है। अब कॉलिजन कोई भी जब टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं तो हर टॉपिक का एक बेसिक थीम होता है, और कॉलिजन के केस में वो बेसिक थीम ये है कि कॉलिजन कभी भी दो या दो से ज्यादा बॉडीज के बीच में हो सकता है। और जब कभी भी कॉलिजन होगा तो एक बात फॉर श्योर जो होना ही होना है वो ये कि मोमेंटम का ट्रांसफर होगा। मोमेंटम एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर्ड होगा ड्यूरिंग द कॉलिजन। मतलब अगर कहीं पे मोमेंटम का ट्रांसफर, मोमेंटम तो जानते ही हैं, मूविंग बॉडी के पास होता है, तो अगर मोमेंटम का ट्रांसफर किसी प्रोसेस में नहीं हो रहा है तो वो कॉलिजन तो हो ही नहीं सकता है। तो कॉलिजन होने का पहला एक कंडीशन ये हुआ कि एक बॉडी से दूसरे बॉडी में मोमेंटम ट्रांसफर होगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब भी कॉलिजन होंगे तो मोमेंटम का ट्रांसफर होगा। अब ट्रांसफर का मतलब क्या है? ट्रांसफर का मतलब है कि या तो मोमेंटम मेरे से निकल के सामने वाले में गया या सामने वाला का मेरे में आ गया। इन एनी केस कोलाइडिंग बॉडी का मोमेंटम बदलेगा, यानी इंडिविजुअल बॉडी का मोमेंटम बदलेगा। पूरे सिस्टम की बात हम नहीं कर रहे हैं, दोनों कोलाइडिंग बॉडी या बाकी सारे कोलाइडिंग बॉडी की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन पर्टिकुलर अगर एक बॉडी की बात कर रहे हैं तो उसके मोमेंटम में बदलाव आएगा। बदलाव आना स्वाभाविक है, क्योंकि जब मेरा कहना है कि कॉलिजन के दौरान मोमेंटम का ट्रांसफर होगा तो मोमेंटम या तो जाएगा या तो मोमेंटम आएगा। तो मोमेंटम जाएगा या मोमेंटम आएगा, तो इसका मतलब है मोमेंटम में बदलाव होगा। तो कॉलिजन में एक बात पक्की हो गई कि मोमेंटम का ट्रांसफर होगा। लेकिन अब ये फिर सोच में आएगा हमारे दिमाग में कि क्या कहीं भी मोमेंटम का ट्रांसफर होगा तो उसको हम क्या कॉलिजन बोल देंगे? ऐसी बात नहीं है। मान लो कि कोई कार रुकी हुई है और उसको 10 आदमी मिलके पुश कर रहा है, चलाने की कोशिश कर रहा है। इस केस में भी अगर देखा जाए तो उस कार को मोमेंटम मिल रहा है इन पुशिंग फोर्स के द्वारा, बट दिस इज नॉट कॉलिजन, क्योंकि मोमेंटम का सिर्फ ट्रांसफर ही हो जाना कॉलिजन के लिए एक फुलफिल करने वाला कंडीशन नहीं हो सकता है। बल्कि कॉलिजन तभी माना जाएगा जब ढेर सारा मोमेंटम बहुत छोटे से टाइम में ट्रांसफर हो।
कहने का मतलब है कि उसी कार को 10 आदमी मिलकर पुश कर रहा धीरे धीरे, दिस इज नॉट कॉलिजन। बट उसी कार को एक ट्रक आया और टक्कर मार दिया स्पीड से, तो क्या हुआ कि कार को बहुत सारा मोमेंटम मिल गया, और वो भी बहुत छोटे से समय में। कॉलिजन आधा एक घंटा के लिए नहीं होता है। ऐसा तुम नहीं बोलोगे कि सर हम ऐसा है कि आधे घंटे से मेरा एक्सीडेंट हो रहा है, ऐसा नहीं होता है। अरे कॉलिजन जब भी होगा तो वो फ्रैगमेंट ऑफ सेकंड्स में होगा, तुम समझ नहीं पाओगे कि कॉलिजन हो गया। तो इसका मतलब है कि कॉलिजन एक बहुत ही विगरस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोसेस है जो बहुत छोटे से देर में हो जाता है, और इस बहुत छोटे से समय में बहुत सारा मोमेंटम एक बॉडी से ट्रांसफर होकर दूसरे बॉडी में चला जाता है। इसको हम लोग कॉलिजन बोलते हैं। तो जैसा कि मैंने बोर्ड पे लिखा है, कॉलिजन इज द फिजिकल प्रोसेस in which momentum is transferred between two or more bodies in very short time interval। आप वीडियो पॉज करके ये पूरा लिखेंगे। तो जैसा कि मैंने बोला कि मोमेंटम जो है वो बहुत छोटे देर से समय में दो और दो बॉडी के बीच में ट्रांसफर होगा। फिर आगे क्या है, तो कॉलिजन में ऐसा हम लोग के दिमाग में आता है कि कॉलिजन के दरमियान ये होता है कि दो बॉडी एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं। फैक्ट भी है, बात भी सही है कि ऐसा नहीं है कि कार आधे किलोमीटर पे है और ट्रक 2 किलोमीटर पीछे से ही उसको धक्का मार देगा, ऐसा नहीं है। ऐसा मूवी में हो सकता है, लेकिन यहां पे नहीं होगा। यहां पे टक्कर होने के लिए दोनों का फिजिकल कांटेक्ट में आना जरूरी है। तो इसलिए मैंने लिखा कि फिजिकल कांटेक्ट होना चाहिए, लेकिन जैसा कि तुम जानते हो एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। अब बात होते हैं, और वो यहां भी है कि मतलब कि ये तुमको ताज्जुब होगा कि कुछ कॉलिजन ऐसा है जिसमें बिना फिजिकल कांटेक्ट के ही कॉलिजन हो जाता है। कौन सा है भाई? पहले तो स्टेटमेंट देखो, ड्यूरिंग द कॉलिजन बॉडीज मे बी और मे नॉट बी इन फिजिकल कांटेक्ट। यानी कॉलिजन के दरमियान बॉडी जो है वो फिजिकल कांटेक्ट में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो कहोगे कि सर फिजिकल कांटेक्ट वाला तो ढेर सारा एग्जांपल हम लोग जानते हैं, कई जगह जानते हैं, लेकिन कौन सा ऐसा कॉलिजन है जिसमें फिजिकल कांटेक्ट नहीं भी होता है? तो वो हमने आगे लिखा है तुमको। तो वो क्या हमने लिखा है, इन केस ऑफ रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट देयर विल बी कॉलिजन बिटवीन अल्फा पार्टिकल एंड द न्यूक्लियस। रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया था। अब ये मॉडर्न फिजिक्स में तुमको हम बताएंगे, जो अगले बोर्ड पे अभी अगले स्लाइड में आपको समझाएंगे कि रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें उसने क्या किया था कि गोल्ड के पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस की तरफ, कोई भी न्यूक्लियस, किसी भी एटम का जो न्यूक्लियस होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो रदरफोर्ड ने एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में जब अपना रदरफोर्ड मॉडल दिया था तो उस समय उसने क्या किया, वो क्या किए थे कि गोल्ड के न्यूक्लियस की तरफ अल्फा पार्टिकल, जो कि अगेन एक न्यूक्लियस ही है हीलियम का जो पॉजिटिवली चार्ज है, तो गोल्ड भी पॉजिटिवली चार्ज, अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिवली चार्ज। अब उस पॉजिटिवली चार्ज की तरफ ये पॉजिटिवली चार्ज गया, तो तुम जानते होगे पहले से कि पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करता है। तो रिपेल करेगा, तो अगर कोई पॉजिटिव चार्ज उधर से आ रहा है तो यहां वाला पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करके स्लो कर देगा, और एक निश्चित दूरी पे जाके वो रुक के वापस बैक हो गया। तो दिस इज जस्ट लाइक कि दीवार पे तुमने बॉल को मारा तो बॉल दीवार से टकरा के तुम्हारे पास वापस आ गया। तो यहां पे तो बॉल को दीवार के कांटेक्ट में जाना पड़ा, लेकिन यहां क्या हो रहा है कि गोल्ड का न्यूक्लियस दीवार का काम कर रहा है, अल्फा पार्टिकल बॉल का काम कर रहा है, लेकिन इसके लिए इसको कांटेक्ट में नहीं गया बल्कि दूर से ही इलेक्ट्रिक फोर्स से रिपेल कर दिया और अल्फा पार्टिकल आपका बैक आ गया। तो ये भी कॉलिजन है। अब ये भी कॉलिजन है, लेकिन यहां फिजिकल कांटेक्ट हुआ नहीं। तो इसलिए आपको ये चीज जानना चाहिए कि फिजिकल कांटेक्ट कॉलिजन्स के होने के लिए कोई जरूरी शर्त नहीं है। और जैसा कि रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में हम लोग देख सकते हैं कि अल्फा पार्टिकल और न्यूक्लियस के बीच कॉलिजन हुआ, और लेकिन उसमें फिजिकल कांटेक्ट नहीं है। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों हम लोग पढ़ रहे थे कॉलिजन, तो उसी में आगे देखो कि कॉलिजन में मोमेंटम का ट्रांसफर दोनों कोलाइडिंग बॉडी के बीच में होता है। अब मोमेंटम का ट्रांसफर दोनों कोलाइडिंग बॉडी के बीच में होगा तो निश्चित तौर पे एक बॉडी से मोमेंटम निकल के दूसरे बॉडी में जाएगा, और इसमें दोनों बॉडी का मोमेंटम चेंज होगा। और हम जानते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ से कि किसी भी बॉडी के मोमेंटम में चेंज तभी आएगा
जब उसके ऊपर फोर्स लगेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों कोलाइडिंग बॉडी जब आपस में टकराएगा तो उनके बीच फोर्स जरूर लगेगा। अब ये फोर्स दोनों ही बॉडी पे लगेगा। न्यूटन थर्ड लॉ से हम जानते हैं एक्शन और रिएक्शन होता है इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में विथ इक्वल मैग्नीट्यूड। तो जो दो बॉडी टकराएगा तो दोनों बॉडी के बीच में फोर्सेस लगेंगी। ये बात पक्की है कि सीधी सी बात है, सोचो कि अगर हम दीवार पे अपना सर मारते हैं तो हमको सर में चोट लगती है क्योंकि दीवार ने मेरे पे फोर्स लगा, मैंने दीवार पे लगाया। तो कॉलिजन जब भी होगा तो दोनों बॉडी पे फोर्स लगेगा, इक्वल एंड अपोजिट। और ये फोर्स ही रिस्पॉन्सिबल होगा दोनों बॉडी के बीच में मोमेंटम के ट्रांसफर के लिए। और ये कॉलिजन के दरमियान लगने वाला फोर्स जो है ये कुछ मामलों में अलग होगा। कैसे अलग होगा? एक तो इसका मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा होगा और ये बहुत छोटे से समय के लिए लगेगा। बहुत ज्यादा मैग्नीट्यूड भी होगा और इसका ड्यूरेशन भी कम होगा। तो सीधी सी बात है, अगर ये फोर्स इतना बड़ा मैग्नीट्यूड का और छोटे से समय के लिए लगता है तो इसके लिए एक स्पेशल नाम दे दिया गया इसको, इंपल्सिव फोर्स। अब इंपल्सिव फोर्स का मतलब ये नहीं कि ये कोई नया फोर्स है, ये आपका नॉर्मल फोर्स, कांटेक्ट फोर्स रोल प्ले कर सकता है इंपल्सिव फोर्स का। ये कोई नया फोर्स नहीं है, बस वही नॉर्मल को हम लोग यहां पे कह दे रहे हैं इंपल्सिव फोर्स। बस इसकी एक खासियत है कि इसका मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा है और ये बहुत कम समय के लिए लगता है। तो जैसे फिर सवाल ये उठता है कि इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा क्यों? उसके लिए देखिए बोर्ड पे हमने ढंग से लिखा है। क्या लिखा है ढंग से? आप वीडियो को पॉज करके आप इसको पहले लिख लीजिएगा। मैंने क्या लिखा? ड्यूरिंग कॉलिजन मोमेंटम इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अदर बॉडी, बट दिस इज पॉसिबल ओनली इफ देयर विल बी फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू बॉडीज। अब वो फोर्स का वैल्यू कैसे हम लोग निकाल रहे हैं वो देखो। न्यूटन सेकेंड लॉ से F इक्वल टू डेल्टा P बाई डेल्टा टी। कॉलिजन के डेफिनेशन के हिसाब से मोमेंटम में चेंज बहुत ज्यादा होना चाहिए, समय कम लगना चाहिए। तो ऊपर वाला बहुत ज्यादा, नीचे वाला बहुत कम, तो इसका मतलब ये रेशियो बहुत ज्यादा होगा। तो इसलिए इस बहुत ज्यादा इसका मैग्नीट्यूड तो होना ही है, इसलिए इसका नाम रखा गया इंपल्सिव फोर्स। और इंपल्सिव फोर्स दोनों ही बॉडी पे लगेगा, इक्वल एंड अपोजिट। तो एक बात और हो गई कि अगर हम दोनों बॉडी को मिला के एक सिस्टम मान लेंगे तो ये इंपल्सिव फोर्स कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये दोनों ही बॉडी पे लग रहा है। तो इसका मतलब इंपल्सिव फोर्स पूरे सिस्टम की बात करें, मतलब कि दोनों कोलाइडिंग बॉडी को लेके अगर बात करें तो दिस इज नॉट ए एक्सटर्नल फोर्स, बल्कि ये हो जाएगा इंटरनल फोर्स। तो इसका मतलब ये इंपल्सिव फोर्स मोमेंटम में बदलाव करेगा लेकिन पूरे सिस्टम का बदलाव नहीं करेगा, इंडिविजुअल बॉडी का बदलाव करेगा। क्योंकि इंडिविजुअल बॉडी के लिए इंटरनल हुआ, अब पूरे सिस्टम के लिए इंडिविजुअल बॉडी के लिए एक्सटर्नल हुआ लेकिन पूरे सिस्टम के लिए इंटरनल हुआ। तो कॉलिजन के दौरान हम ये कह सकते हैं कि इंपल्सिव फोर्स इंटरनल फोर्स का काम करता है पूरे सिस्टम के लिए, लेकिन इंडिविजुअल बॉडी के लिए एक्सटर्नल फोर्स का काम आपका करता है। तो पूरे सिस्टम की अगर मोमेंटम की बात करें तो उस पर इसका कोई प्रभाव नहीं है, वो कॉलिजन के पहले और कॉलिजन के बाद भी पूरे सिस्टम का मोमेंटम सेम रहेगा, लेकिन इंडिविजुअल बॉडी का बदलेगा क्योंकि इंडिविजुअल बॉडी के लिए किसका काम कर रहा है? एक्सटर्नल फोर्स का काम कर रहा है। इंपल्सिव फोर्स की एक और खासियत है, जैसा कि तुम देख रहे हो कि इसका मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा है और बहुत कम समय के लिए लगता है। तो ये इतना भारी भरकम फोर्स है कि इसके प्रेजेंस में अगर वहां पे कोई एक्सटर्नल छोटा मोटा मौजूद भी है, जैसा कि ग्रेविटेशन हो गया, फ्रिक्शन हो गया, और भी कोई फोर्स अगर है ऑर्डिनरी फोर्स, उसको हम लोग निग्लेक्ट कर देते हैं। ध्यान से सुनो मेरी बात कि कॉलिजन के दरमियान ये तो हमको समझ में आ गया कि इंपल्सिव फोर्स लगेगा, और इंपल्सिव फोर्स के लगने के दरमियान बाकी सारे फोर्स को आप निग्लेक्ट करोगे। मतलब इवन वो लग भी रहे हैं, कोई बोले भी कि यार यहाँ mg लग रहा है, ये तो एक्सटर्नल है, या फ्रिक्शन लग रहा है, ये तो एक्सटर्नल है, तुम बोलो कि कॉलिजन के दौरान हमको कोई और फोर्स को नहीं देखना है, हम एक मात्र फोर्स देखेंगे जिसका नाम है इंपल्सिव, और उसके लगने के दौरान बाकी फोर्स को हम निग्लेक्ट करेंगे। तो देखो ये कैसी बात हो गई, मतलब दो बॉडी के ऊपर
अगर कॉलिजन हो रहा है दो बॉडी के बीच में, तो उनके बीच में इंपल्सिव फोर्स लग रहा है, और इंपल्सिव फोर्स चूंकि आपस में ही लग रहा है तो वो इंटरनल हो गया, और बाकी कोई एक्सटर्नल जो अगर है भी तो उसको हमने कर दिया निग्लेक्ट। तो इसका मतलब हो गया कि कॉलिजन के दौरान कोई एक्सटर्नल फोर्स लगता ही नहीं है। इसका मतलब ये हो गया कि कॉलिजन में 100%, जैसा एक्सप्लोजन में हम लोग पढ़े थे वैसा ही कॉलिजन में भी पढ़ेंगे कि मोमेंटम पूरे सिस्टम का, चाहे वो कोई भी कॉलिजन हो, देखो भटकना मत, चाहे कोई भी कॉलिजन हो, कोई भी कॉलिजन हो, बार बार मैं बोल रहा हूं, कितना भी वैरायटी कॉलिजन हो, कोई भी कॉलिजन हो, लेकिन उसका मोमेंटम हर हालत में रहना है कंजर्व। क्योंकि कोई भी पूछेगा तो कहना मोमेंटम इसलिए कंजर्व है पूरे सिस्टम का क्योंकि कॉलिजन करवाने वाला फोर्स का नाम है इंपल्सिव फोर्स, और इंपल्सिव फोर्स जो है वो दोनों बॉडी को मिला के देखें तो वो इंटरनल हो जाता है वो, और बाकी कोई अगर एक्सटर्नल मौजूद भी है तो उसको हम लोग कर देते हैं निग्लेक्ट। और हमेशा कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये हमेशा याद रखना कि इंपल्सिव फोर्स पूरे सिस्टम का मोमेंटम नहीं बदलता है, लेकिन इंडिविजुअल बॉडी का बदल सकता है, क्योंकि इंडिविजुअल बॉडी के लिए वो क्या है आपका एक्सटर्नल। मैं इसको लिख देता हूं। तो बच्चों देखो, हमने जो आपको अभी समझाया वो बोर्ड पे हमने यहां लिख दिया है, तो आप वीडियो पॉज करके एक बार इन सभी को आप एक बार ढंग से लिख लेंगे और फिर देखेंगे कि क्या क्या लिखा हुआ है। तो अभी मैं पहले एक बार फिर से समझाता हूं कि मैंने क्या क्या लिखा है। तो मैंने जैसा कि आपको बोला कि इंपल्सिव फोर्स के प्रेजेंस में सारे एक्सटर्नल फोर्सेस को हम लोग नेग्लेक्ट करेंगे। इसका मतलब हो गया कि पूरे सिस्टम पे इंपल्सिव के अलावा और कोई लगेगा नहीं, तो इंपल्सिव तो ऑलरेडी पूरे सिस्टम के लिए इंटरनल है, मतलब कि ये हो गया कि कॉलिजन के दरमियान कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता है पूरे सिस्टम पे। तो एक बात आप हमेशा याद रखना कि कॉलिजन कोई भी हो, मोमेंटम ऑफ द सिस्टम जस्ट बिफोर द कॉलिजन एंड जस्ट आफ्टर द कॉलिजन हमेशा कंजर्व करवाना है। और वजह यही है कि इंपल्सिव फोर्स हमारा इंटरनल इन नेचर है। लेकिन एक बात यहां लास्ट में हमने फिर से लिख दिया, इट शुड बी नोटेड दैट मोमेंटम ऑफ इंडिविजुअल बॉडी विल नॉट बी कंजर्व। मान लो दो बॉडी के बीच में टक्कर हो तो दोनों मिला के मोमेंटम कंजर्व करवाना है, लेकिन इंडिविजुअल बॉडी का कंजर्व नहीं रहेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि इंडिविजुअल बॉडी के लिए वो इंपल्सिव फोर्स जो है वो एक्सटर्नल का काम करने लगेगा, पूरे सिस्टम के लिए वो इंटरनल का काम करेगा, लेकिन इंडिविजुअल बॉडी के लिए वो एक्सटर्नल फोर्स का काम करेगा। इसको मैं एक डायग्राम के माध्यम से आपको समझाता हूं कि ये क्या 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 हमने लिखा है। जैसे कि मान लो कि ये एक बॉडी है जिसका मास m1 है, ये u1 वेलोसिटी से जा रहा है, ये दूसरी बॉडी है जिसका मास m2 है, ये u2 से जा रहा है। मान लो u1 इज ग्रेटर देन u2, यानी पीछे वाली बॉडी फास्टर है एज कंपेयर टू फ्रंट वाली बॉडी से, तो निश्चित तौर पे कुछ देर के बाद इन दोनों के बीच में यहां पे टक्कर हो जाएगी, और ये दोनों के बीच में टक्कर हुई। टक्कर के दौरान इसने इसके ऊपर एक फोर्स लगाया, इंपल्सिव फोर्स मान लो F, तो इसने भी इसके ऊपर लगाया अपोजिट डायरेक्शन में F। तो ये दोनों, अगर सिस्टम की बात करोगे तो ये दोनों F कैंसिल हो जाएगा, लेकिन अगर एक बॉडी की बात करोगे तो उसके ऊपर F रहेगा। दोनों बॉडी के ऊपर कैंसिल हो जाएगा, एक बॉडी के ऊपर लगेगा। तो इसलिए मैं बोल रहा था कि पूरे सिस्टम की बात करेंगे तो ये F कैंसिल हो जाएगा, लेकिन इंडिविजुअल बॉडी के ऊपर फोर्स लगेगा। फिर टक्कर के बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे कल के वीडियो में कि फिर इनकी वेलोसिटी क्या होगी नहीं होगी, वो तो बाद की बात है, लेकिन तुम ये देख लो कि कॉलिजन के पहले इन दोनों की ये वेलोसिटी थी, कॉलिजन हुई, उसके बाद दोनों ने अपने मोमेंटम का ट्रांसफर किया। आफ्टर कॉलिजन देखो इसकी वेलोसिटी बदल गई, इसका मतलब है कि मोमेंटम इसका बदल गया। तो इंडिविजुअल बॉडी का मोमेंटम बदला, क्योंकि इंडिविजुअल बॉडी के लिए ये आपका एक्सटर्नल फोर्स का काम कर रहा है, लेकिन ओवरऑल दोनों मिला के देखोगे तो इस बात की फुल गारंटी है कि इन दोनों का मिला के मोमेंटम इन दोनों के मोमेंटम के बराबर होगा। ठीक है, हाँ। और एक और खास बात हम यहां बताना चाहेंगे कि प्रैक्टिकल लाइफ में मैक्सिमम कॉलिजन में जो है इंपल्सिव फोर्स का रोल जो है वो नॉर्मल फोर्स ही करता है, क्योंकि कहीं भी टक्कर होगा तो दो सरफेस कांटेक्ट में आएगा,
और दोनों सरफेस के बीच में जो परपेंडिकुलर फोर्स लगने वाला है, सरफेस के परपेंडिकुलर, वो नॉर्मल फोर्स ही है। तो हम यहां ये भी कह सकते हैं जनरली, ऐसा नहीं है कि इसका एक्सेप्शन नहीं है, लेकिन जनरली ये बात हम समझेंगे, इन मोस्ट ऑफ द केसेस normal force will play the role of impulsive, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में नॉर्मल फोर्स जो है वो आपका इंपल्सिव फोर्स का रोल प्ले करेगा, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, तो वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज चूंकि ये पहला था हम लोग का, तो पहला क्लास में हम लोग इतना किए। मेरे लिए भी ये फर्स्ट टाइम था कि बिना सामने में स्टूडेंट के इस तरीके से पढ़ाना। तो मैंने कोशिश किया, मैंने आपको इमेजिन किया कि आप मेरे सामने बैठे हो और तब मैं पढ़ाया। मैंने पूरा एक्सप्रेशन का भी ध्यान रखा है, लेकिन फिर भी तुम समझ ही रहे हो कि कोई भी चीज फर्स्ट टाइम, बस समझो कि आगे कोई नहीं बैठा हुआ, बस कैमरा को देख के मैं सोच रहा हूं कि तुम लोग सामने में, और तब ऐसा मैं एक्सप्रेशन दे रहा हूं। तो मैं इसमें और परफेक्शन लाऊंगा। आज मैंने पूरा कोशिश किया है, और नेक्स्ट जब वीडियो में हम लोग आएंगे तो और, लेकिन तुम भी उतना ही मेहनत से पढ़ोगे। और जो रही बात वीडियो अपलोड करने की, वो तो तुम बहुत तेज गति से भी हम लोग कर सकते हैं, लेकिन हम लोग करते जाएंगे। अब तो आज से जब ये प्रोसेस शुरू हो गया है, तब तो अब लगातार वीडियो आते ही रहेगा, आपको रोज ही आता रहेगा, रोज ही वीडियो आपको अपलोड होगा आज के बाद से। तो उसके लिए आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। बाकी आप नंबर तो जानते ही हो, फर्दर किसी भी इंक्वायरी के लिए जो ऑफिस का नंबर है आपका, वो नंबर आपके पास पता है आपको, 8294532532। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हो, और बाकी कॉल करके भी कोई जानकारी लेनी है तो आप ले सकते हो, ठीक है। ओके, गुड बाय।